नमस्कार। बीएम डेली डिसरप्टर डोज 28 और ये उल्टी गिनती इसलिए चल रही है बिकॉज 30 दिन में हमारा बीएम डेब्यू डिसरप्टर्स का जो स्मॉल केस है जिसमें हम आईपीओ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे स्टॉक्स जो पीछे मार्केट में आईपीओ लेकर आए थे और अब उनकी धुलाई पिटाई हो गई है, ऊपर से 30-40-50% गिर गए हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। स्पिन ऑफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्पिन ऑफ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी हो सकता है कई बार एक लार्ज कैप कंपनी होती है और स्पिन ऑफ जो उसका निकलेगा, जो उसका बच्चा निकलेगा, वो स्मॉल कैप हो सकता है, वो माइक्रो कैप हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्पिन ऑफ्स हर वक्त एक लार्ज कैप का ही लार्ज कैप हो। स्पिन ऑफ्स में लार्ज कैप का एक माइक्रो कैप भी निकल सकता है, लार्ज कैप का स्मॉल कैप भी निकल सकता है। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है आपको कौन सा वाला स्पिन ऑफ रखना है। तो बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर्स लिस्टिंग के वाले शेयर ही लेते हैं हम इसमें ज़्यादा, और वो कॉन्टेक्स्ट में हम ये 30 दिन तक इसको ओपन रखेंगे, फिर तो ऑब्वियसली बंद कर देंगे और उसके बाद जब ये वापस खुलेगा तो एक अलग रेट पे खुलेगा। और ये नॉर्मली हम करते हैं। तो ये 30 दिन क्योंकि सबको याद रहे और थोड़ा सा साइलेंटली आपके भी दिमाग में रोज़ रोज़ समझ में आता रहे, हाँ यार अब 28 दिन बचा है, अब 27 दिन बचा है, अब 26 दिन बचा है। हमने ये 30 दिन तक एक सोचा है कि कुछ भी स्निपेट्स, इतनी सारी ज्ञान है दुनिया भर में, कुछ मैंने लिया है, कुछ अभी बहुत कुछ लेना बाकी है, लेकिन एक लेवल के बाद लगता है यार बहुत ज्ञान इकट्ठा करके भी क्या करोगे। तो आज हम बात करेंगे उसकी कि बाय द कैनन एंड सेल द ट्रम्पेट। ये हमने पीछे अपने पेड चैनल में बहुत बात किया था। आप अगर देखेंगे तो S&P 500, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो S&P 500 जो अमेरिका का इंडेक्स है वो गिरने के बजाय थोड़े दिन बाद बढ़ने लग गया। हमारा बाजार भी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो बहुत पैनिक में लोगों ने बेचा। वो लोगों ने बेचा जिनको थोड़ा सा पैनिक ज़्यादा होता है वॉर देख कर कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या करना है। तो एक 200 साल पहले एक नेथन रॉथस्चाइल्ड करके एक हुआ करते थे, एक स्पेक्यूलेटर कम इनसाइडर कम एवरीथिंग, और ये दुनिया की बात बिल्कुल सही है। जिसने बहुत पैसे बनाए ना उसने बहुत घोटाला किया, लेकिन उसका घोटाला जो है 100-50 साल बाद पता चलता है। जब तक वो जिंदा रहता है कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोलता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो फंसेगा, मरेगा। उसके मरने के बाद ये सारे घोटाले बाहर आते हैं। तो रॉथस्चाइल्ड जो था ये जर्मनी में पैदा हुआ था, फ्रैंकफर्ट में, लेकिन ये शिफ्ट हो गया मैनचेस्टर के लिए बिकॉज शुरू से ही इसके दिमाग में था कि यार मिडिलमैन का काम नहीं करना। तो टेक्सटाइल मंगाते थे ये लोग मैनचेस्टर से, इंग्लैंड से, तो ये शिफ्ट हो गया इंग्लैंड में। और उसके बाद बोला कि यार यहाँ पे इंग्लैंड में ही पैसा है, और ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है, जहाँ पैसा है वहाँ शिफ्ट हो जाओ। आप अगर बड़े जगह जाओगे तो अपने आप पैसा कमा लोगे। कई बार लोग बोलते हैं अरे यार जापान बहुत महंगा है, टोक्यो बहुत महंगा है, न्यूयॉर्क बहुत महंगा है, लंदन बहुत महंगा है, दुबई बहुत महंगा है। अरे जहाँ महंगा है वहीं जाओगे, नहीं तो आप समस्तीपुर आ जाओ, आप बर्दवान आ जाओ कोलकाता में हमारे, आप यूपी में कोई खुर्दा चले जाओ, ये सब जगह आप चले जाओ, बहुत सस्ता है, बहुत आसानी से काम होगा। आप बाड़मेर चले जाओ राजस्थान में, बिल्कुल आपको वहाँ पे खर्चा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे इनकम भी नहीं होगी। तो जो शहर महंगा है वो शहर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और वहाँ पे महंगाई के हिसाब से ही कमाई है। तो ये सोच के रखना है। तो यही हिसाब से ये जो रॉथस्चाइल्ड जो थे ये शिफ्ट हुए यूके में करीब 1800 के फर्स्ट सेगमेंट में, 1805-1810 जब भी शिफ्ट हुआ, और इसने सोचा कि मैं मैनचेस्टर से जो कपड़े का काम है, टेक्सटाइल का काम है, मैं डायरेक्ट यहीं से करूं। और धीरे धीरे स्पेकुलेटिव माइंड था इंसान का, तो उसने वहाँ से चालू किया स्पेकुलेशन में फिनेंस कराना। तो यूएस अभी दिमाग में यूएस ही घुसा हुआ है। यूके की जो आर्मी थी उनको ज़रूरत थी बिकॉज नेपोलियन उनके लिए बहुत परेशानी कर रहा था, फ्रेंच के साथ बहुत लड़ाई होती थी। तो इसने वहाँ पे करीब $10 मिलियन अरेंज किया, जो आज के भाव में बोलते हैं करीब करीब $6 बिलियन होता है। और ये हर चीज़ में कमीशन और कट रखता था, तो उससे कमीशन रखा उसने पैसे बनाए वहाँ पे। और उसके बाद इसके सबसे बड़े पैसे बने इनसाइडर में। इनसाइडर ऐसा होता था कि जब फॉर एग्जांपल एक बार नेपोलियन और इंग्लैंड की जो सेना लड़ रही थी आपस में, तो इसने फॉल्स खबर फैला दिया सब जगह बैठकर कि यूके हार गया है, मतलब इंग्लैंड हार गया है, ये जो लड़ाई है नेपोलियन के आगे, फ्रांस के आगे। तो इंग्लैंड जब हार गई लड़ाई तो ऑब्वियसली इंग्लैंड के जो बॉन्ड्स थे उसके दाम बिल्कुल घट गए। उसके बॉन्ड्स के दाम घट गए तो उसने बॉन्ड्स खरीद लिया बाजार से, और जब एक्चुअल न्यूज़ आई कि इंग्लैंड हारा नहीं है, इंग्लैंड शायद जीत ही गया है, तो बॉन्ड के दाम बढ़ गए वापस। तो इसने फिर उस समय बॉन्ड के दाम बेचा। एक बार बोला जाता है ये अपना ओन कुरियर कंपनी रखा था, मतलब आज तो आपको व्हाट्सएप है जो आपको फ्री में कुरियर कंपनी बन गई है सबकी, तो इसकी खुद की कुरियर कंपनी इसने रखा कि इसको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले लोगों के, और लोगों को इन्फॉर्मेशन जाए और उसके पहले इसको आ जाए। तो इसने खुद जो प्राइवेट कुरियर कंपनी चलाता था अपने ज़माने में, वहाँ पे इसको नेपोलियन की जो डिफीट है बैटल ऑफ वाटरलू की, इसको 24 घंटा पहले मिली डिफीट का, कि यार नेपोलियन हार गया है। मतलब यूके वाली गवर्नमेंट जो है, जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, उसको बाद में खबर आई, इसको पहले खबर आई, तो इसने पैसे वहाँ बनाए। लेकिन इसका मेजर इसका थ्योरी यही था, बाय द कैनन सेल द ट्रम्पेट। और ये कहता था बाय लो एंड सेल
बिफोर इट हिट्स द हाइज, मतलब कि नीचे खरीदो और उतना ऊंचा वेट मत करो, अपने पैसे बनाओ, अपने निकलो, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज करता था। खबर मिल गई, नीचे खरीदा, पैनिक में खरीदा। नेवर वेस्ट अ क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं, पैनिक में कभी बर्बाद मत करो, पैनिक को, केओस को ख़राब मत करो। जैसे अभी का बाज़ार क्या होता है, केओटिक बाज़ार था, अभी चल ही रहा है केओटिक की, इंडिया पाकिस्तान क्या होगा, ट्रेड डील होगी कि नहीं होगी, और हम अपने चैनल में बोल रहे जा रहे थे कि क्या करना क्या नहीं करना। तो जब केओस आता है तो आपको उसको वेस्ट नहीं करना, यू हैव टू मूव अहेड विद द केओस। ये गोल्ड में बहुत पैसा बनाता था, ये यूके गवर्नमेंट को कोई भी काम करता था, ये बेसिकली एजेंट फॉर द गवर्नमेंट बन गया था। लेकिन सारे पैसे जो इसके थे, सारे धांधली के पैसे थे, सारे मैनिपुलेशन के पैसे थे, मोस्टली इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का पैसा था। लेकिन बंदा होशियार था, बैंक में घुस गया, उसके बाद इसने बैंकें खोली, अपने जो पैसे इसने बना लिए शेयर बाज़ार से, स्पेकुलेशन से, इसने वो पैसों को उठाकर इसने माइनिंग में इन्वेस्ट किया। इसने यूके में जब रेल रोड आया, जब स्टीम इंजन आया, जो यूके रेलवेज जब बैठा पूरा इंग्लैंड में, उसमें इसने पैसे लगाए, मतलब पैसा पक्का कर लिया, शेयर बाज़ार का पैसा, स्पेकुलेशन का पैसा, बॉन्ड्स का पैसा, गोल्ड का पैसा, सब निकाल के इसने पूरे पैसे उठाकर यूके में जो पक्का जो एसेट्स जिसको हम बोलते हैं वहाँ लगा दिया और इंडस्ट्री में फ्लरिश किया। बट बॉटम लाइन ये है कि पैसा बनाया, लेकिन थ्योरी हमें अच्छी दे के चला गया ये कि बाय द कैनन एंड सेल द ट्रम्पेट। तो कहीं भी केओस हो, कभी भी झमेला हो, कभी भी प्रॉब्लम हो, और बेसिकली इसी के थ्योरी के बाद एक और खबर निकली, एक और थ्योरी चलती है, वो है बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो बाय द रूमर सेल द न्यूज़, बट इसका कंसेप्ट ये है कि बाय द कैनन इसलिए क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ वॉर पे गई है तो जो मार्जिनल प्लेयर होता है, जो कच्चा खिलाड़ी होता है, वो सब कुछ बेच बाच देता है। उसको लगता है पता नहीं यार बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो इसीलिए जो आपको भाव मिलते हैं वो भाव सारे बैड न्यूज़ को डिस्काउंट कर लिए होते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं बाय द कैनन एंड सेल द ट्रम्पेट। तो लेकिन आपने अगर कैनन पे खरीदा है फॉर एग्जांपल, तो ट्रम्पेट पे बेचना ज़रूरी नहीं है। वो तो उसके लिए है जो वॉर की खबरें फैला रहा हो कि यार यूके हार गया है, तभी इसने बाय द कैनन, क्योंकि कैनन में यूके हार गया, ये कहानी इसने चलाई थी। और उसके बाद सेल द ट्रम्पेट, क्योंकि जब यूके जीता वापस तो बॉन्ड के दाम बढ़ गए। इसने अपने कंसेप्ट से बोला होगा, बट हमें इसका एक पार्ट याद रखना है, बाय द कैनन। सेलिंग तो हम एक बार सही रेट पे शेयर आ गया तो सेलिंग तो हम अपने हिसाब से ही करते हैं, बट नॉर्मली ये सब पुराने इंस्टेंसेस देखकर आपको भी समझ में आएगा कि कुछ कुछ तो हम सीख ही सकते हैं, किसी ने कुछ गड़बड़ किया हो या नहीं किया हो, बट एवरीवन इज लेफ्ट समथिंग फॉर अस टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। थैंक यू।